नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी की। इस हिंसा मामले में हर रोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है और हिंसा के बाद से ही सियासत भी एकदम जोरों शोरों पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप से पीछे नहीं हट रही हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपों में और इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही जहांगीरपुरी में तमाम विपक्षी दल पीड़ितों से मिलने भी पहुंचे। वहीं जहांगीरपुरी में अमन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पुलिस के साथ साथ दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे और बैठक में यह फैसला लिया गया है कि रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें यह फैसला लिया गया है। अमन कमेटी ने बताया कि रविवार शाम 6 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उस खराब माहौल के बाद जिस तरह से सियासत की जा रही है, जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, उसके बाद अमन कमेटी की तरफ से यह फैसला लिया गया है आपसी सहमति के साथ कि तिरंगा यात्रा रविवार को निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता तोशी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रही है ग्राउंड जीरो से, और अभी की अपडेट हम उनसे ले लेते हैं। तोशी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी नेहा, बिल्कुल। तोशी, अभी की अपडेट आपके पास क्या है और तिरंगा यात्रा को लेकर किस तरह की बातचीत जो है वो सफल हो पाई है और लोगों में इस बैठक के बाद आप किस तरह का बदलाव देख पा रही हैं? देखिए नेहा, लगातार हम ग्राउंड पर है और यहाँ पर अभी के जो हालात है, क्योंकि कल भी हम ग्राउंड पे थे, परसों भी थे, यहाँ के जो हालात है अभी पहले से थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं, सामान्य हालात है। और कल यहाँ पर देखिए शांति समिति के प्रतिनिधियों ने बैठक भी की थी। उन्होंने अपील करी है कि शांति व सद्भाव यहाँ पर बना रहे। इसके अलावा उन्होंने पुलिस से ये भी कहा है कि यहाँ पर बल और बैरिकेडिंग को कम कर दिया जाए। ये अनुरोध किया है ताकि चीजें थोड़ी सी स्ट्रेसफुल कम हो जाए। अब इसी को लेकर देखिए लगातार राजनीतिक पार्टियां, परसों से लगातार कांग्रेस का डेलीगेशन है वो यहाँ पर आ रहा था। आज फिलहाल किसी डेलीगेशन की आने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कल बैठक हुई है दोनों समुदायों को लेकर, अब दोनों समुदाय काफी यहाँ पर बेफिक्र नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा और इफ्तार पार्टी भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाली है। दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि पहले जैसा तनावपूर्ण जो गवर्नमेंट यहाँ पर है वो ना रहे। तो यानी एक बार फिर से शांति कायम करने की कह सकते हैं कोशिश की जा रही है और उसका पहला स्टेप ये होगा कि ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन तोशी, एहतियात के तौर पर यह भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि पहले जिस तरह से पथराव हुआ था, जिस तरह से माहौल खराब किया गया हनुमान जयंती पर, जिस तरह से हथियार लहराए गए, ऐसा नहीं था कि उसके बाद दोबारा इस तरह की गतिविधि नहीं हुई। एक बार फिर पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा, मुस्तैदी ज्यादा हो गई, ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया गया। और इस बार एहतियात के तौर पर अगर पूछने की आपसे हमारा यही मतलब है कि किस तरह से इस तिरंगा यात्रा को लेकर भी इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी पैरामीटर पर इस वक्त रिस्क नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इंतजाम बिल्कुल कड़े हैं यहाँ पर। बैरिकेडिंग, हालांकि समिति ने यहाँ पर पुलिस से रिक्वेस्ट करा है कि बल को और बैरिकेडिंग को कम कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस का अभी रवैया है उससे यहाँ पर ये नहीं दिखाई देता है कि वो किसी भी तरह की ढील देने वाली है इलाके में। और इसी लिहाज से यहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग है और यहाँ पर कई पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो आज कल के मुकाबले में आज थोड़ी कम है, क्योंकि कल जुम्मे की नमाज थी, दंगे को 1 हफ्ते का वक्त पूरा हो चुका था। तो ऐसे में सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव मामला है, तो इस लिहाज से सुरक्षा काफी ज्यादा मुस्तैद थी। लेकिन आज स्थिति थोड़ी सामान्य दिखाई दे रही है, ज्यादा यहाँ पर पुलिस बल तैनात नहीं है कल के मुकाबले में। और पुलिस अभी यहाँ पर यही कह रही है कि कोई जो उनका रवैया दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहती है। तिरंगा यात्रा यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो, लेकिन कोई ढील नहीं होगी। बिल्कुल, शायद कल यहाँ पर परसों के मुकाबले में, दंगों के मुकाबले में आज या फिर कल यहाँ पर पुलिस जो है वो ज्यादा मुस्तैद रहने वाली है। यानी तोशी, आप कह रही हैं कि अब माहौल जो है वो शांतिपूर्ण है, आवाजाही भी आप नॉर्मल देख पा रही हैं और लोगों में यही संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आप भी सहयोग कीजिए माहौल को नॉर्मल करने की, शांतिपूर्ण यहाँ पर रहे माहौल और तनाव किसी तरह का ना हो। बिल्कुल नेहा,
यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन वो यही अपील कर रहा है, यही वो यहाँ पर अपना रवैया दिखा रहा है कि अब इस इलाके में बहुत ज्यादा राजनीति हो चुकी है, बहुत ज्यादा तनाव हो चुका है। अब आपको नॉर्मल होने की बेहद जरूरत है। इसी को लेकर लगातार यहाँ पर डीसीपी साहब, कमिश्नर लगातार दौरे पर निकलते हैं और देखते पूरे इलाके का जायजा लेते हैं। और यही मैं कह सकती हूँ कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, उसको ना भुनने देने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। क्योंकि वो यहाँ पर आए किसी भी तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो इससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा मुस्तैद है। ठीक है, प्रशासन भी अपील कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी तनाव दोबारा से बिल्कुल ना हो सके। चलिए तोशी, आप नजर बनाए रखें, हम वापस आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहांगीरपुरी में अमन कमेटी की ये बैठक हुई है। बैठक में यही निष्कर्ष निकाला गया कि सभी सहयोग करें शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने में, और बैठक में तिरंगा यात्रा निकालने पर भी बातचीत हुई है। रविवार शाम 6 बजे ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इस पर नजर बनाए हुए हैं। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पल्ली में दौरे और सुजवा आतंकी हमले ने सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी ये हमला एक बड़ी चूक माना जाएगा। बेशक आतंकी फिदायन हमला करने में नाकाम रहे, लेकिन ये भी बात याद रखनी होगी कि सीआईएसएफ का एक एएसआई शहीद हो गया है और 10 अन्य जवान इसमें घायल हुए हैं। यह भी अहम है कि आतंकी सीमा पार घुसपैठ करके कैसे आ गए, ये बड़ा सवाल, और यहां तक पहुंचे कैसे, जबकि सांबा जिले के चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इस हमले के बाद जम्मू, सांबा और कठुआ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ ने तीनों जिलों की सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि आतंकी हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करके आए। हालांकि बीएसएफ के प्रवक्ता का कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करके आए हैं, फिर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आला अधिकारी खुद निजी तौर पर इन तीनों जिलों की सीमाओं पर मौजूद हैं। पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। और यह भी बता दें कि फरवरी 2018 में सुजवा के सैन्य कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में जैश के 4 आतंकी उस वक्त मारे गए थे और ये आतंकी भी सीमा पार से आए थे। अब ऐसे में दूसरी बार ये आतंकी सुजवा सैन्य शिविर के पास पहुंचे। अगर अंदर घुस जाते तो कह सकते हैं कि एक बड़े फिदायन हमले को अंजाम दे सकते थे। तो इस पर कई सवाल उठ रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निसार रसूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। निसार, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उससे पहले इस तरह की चूक, इस तरह का आतंकी हमला कई सवाल खड़े करता है। जी देखिए निया, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो 2019 के बाद जब से स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया और यहाँ पे 370 की मनसूखी के बाद ये नरेंद्र मोदी जो मुल्क के वजीर-ए-आज़म है, उनका पहला दौरा जम्मू कश्मीर रहेगा। तो इस सूरत हाल को, इस पस मंजर में पूरी तरह से अगर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा तो जिस तरह से कल जम्मू के सुजवन इलाके में एक एनकाउंटर हुआ है, तो पुलिस के मुताबिक वो खर्चा किया जा रहा था कि वो एक फिदायन अटैक होने वाला था जो पीएम के दौरे जम्मू कश्मीर के 2 दिन पहले ही। तो इस तरह से सूरत हाल कुछ बनी हुई है कि कुछ सिक्योरिटी एजेंसी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनपे भी काफी सवालात खड़े हुए हैं। यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी सवालात खड़े किए थे और जो यहाँ के जो बाकी जो तबके हैं उन्होंने भी सवालात खड़े किए थे सिक्योरिटी एजेंसी के लिए कि जम्मू, खासकर जम्मू में, अगर कश्मीर घाटी में बात की जाए तो कश्मीर घाटी की है तो मामूल की बात है, लेकिन जम्मू प्रोविजन है तो वहाँ पे जिस तरह से जो हमला, जो वहाँ पे फिदायन अटैक की कोशिश की गई थी, तो बहरहाल उसको सिक्योरिटी एजेंसी ने नाकाम बना दिया और सवालात भी काफी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर जायजा लिया जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज से ही पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे जो जिस तरह से नाका लगाया दिया गया है और जगह जगह पे शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं और सूरत हाल जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर है तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो इंतजामात आप कह रहे हैं कि पुख्ता किए गए हैं, लेकिन निसार सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 10 दिनों से आतंक का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों में जम्मू कश्मीर के बारामूला और सुजवा में आतंकी हमला हो जाना, और कहा जा रहा है क्योंकि
पाकिस्तान की अगर हम यहां पर बात कर लें तो जिस तरह का सियासी बदलाव वहां पर हुआ है, 10 दिन पहले ही सरकार बदली है और शहबाज शरीफ के पीएम पद कुर्सी पर बैठते ही आतंकी वारदातें मानो बरसी गई हैं, तो इसका किस तरह से कनेक्शन आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है तो उसका असर जम्मू कश्मीर के हालात भी पड़ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के जाने के बाद वहाँ पे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उस दिन से ही यहाँ पे काफी जो मिलिटेंट अटैक्स है उनमें काफी नुमाया तेजी आई है। खासकर बारामूला की बात की जाए तो नार्थ कश्मीर में जो बिल्कुल वहाँ पे बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पाकिस्तान और कश्मीर के भारत के बॉर्डर मिलते हैं, तो वहाँ पे काफी देखा जाए तो वहाँ पे काफी तरंदाजी हुई है, काफी मिलिटेंट्स यहाँ दाखिल हुए हैं। ये पुलिस का कहना है कि देखा जाए तो सूरज हाल इस वक्त काफी हद तक खराब होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 2 मिलिटेंट्स अटैक हुए हैं खासकर बारामूला और उसके बाद जम्मू कश्मीर इलाके में, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की सियासी सूरज हाल का असर यहाँ पे कश्मीर के सूरज हाल पे भी पड़ रही है। जी चलिए निसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इसका कनेक्शन शहबाज शरीफ से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंक के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है, बारामूला में आतंकियों ने एक घर को अपना ठिकाना बनाया था, इसी का सहारा लेकर वो लगातार फायरिंग भी कर रहे थे। घर में छिपे आतंकियों की टोली में एक आतंकी नाबालिग था। जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, आपको बता दें कि 10 दिन पहले ही सरकार बदली थी और शहबाज शरीफ के पीएम पद की कुर्सी पर बैठते ही घाटी में आतंकी वारदातों की मान लीजिए बाढ़ सी आ गई है। पाकिस्तान में शहबाज के कुर्सी पर बैठते ही कई आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। बढ़ते आगे, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद अब केजरीवाल की नजर हिमाचल प्रदेश पर है। आपको बता दें कि आज सीएम केजरीवाल हिमाचल के कांगड़ा के दौरे पर हैं, जहां सीएम केजरीवाल एक बड़ी रैली को करने जा रहे हैं। ये भी बता दें कि साल के आखिर में हिमाचल में विधानसभा चुनाव है। सभी पार्टियां कांगड़ा जिले को अहम मान रही हैं क्योंकि यहां विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें कांगड़ा जिले में हैं। ये भी बताते चले कि पिछली बार के जो चुनाव थे वहां पर कांगड़ा की 15 सीटों में से बीजेपी ने 11 पर जीत दर्ज की थी। बात अगर बीते कल की जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कांगड़ा दौरे पर थे, जहां उन्होंने नगरोटा बगवा तक रोड शो किया। तो अब कह सकते हैं कि पंजाब पर जीत हासिल करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अब निगाहें हिमाचल प्रदेश पर हैं, क्योंकि साल के आखिर में वहां विधानसभा चुनाव है और अब जेपी नड्डा के बाद केजरीवाल हिमाचल दौरे पर जा रहे हैं। तो पहले यानी बीते कल जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे हिमाचल के कांगड़ा में, जहां पर उनकी तरफ से रोड शो किया गया था। आज अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और वो रोड शो करेंगे। कांगड़ा में ये रैली की जाएगी और आपको ये भी बताते चले कि पूरी अब जो पैनी नजर बनाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल वो हिमाचल पर है। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार जा रहे हैं, जहां पर अमित शाह भोजपुर, रोहतास और गया जिले में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री का प्लेन सुबह करीब 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, जहां से वो हेलीकॉप्टर से सीधे जगदीशपुर रवाना हो जाएंगे, जहां वो वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के दौरान 75,000 से ज्यादा तिरंगा हाथ में लिए राष्ट्रवादियों का हुजूम उन सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान और यशोगान करेगा, जिसके बाद जगदीशपुर से अमित शाह सीधे रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां डेहरी के जमुआर स्थित जीएनएस विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह में 800 से ज्यादा छात्रों का आगमन होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात से ठीक बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के निमंत्रण पर दावते इफ्तार में शामिल होने के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे थे। 4 साल बाद लालू परिवार या राजद की तरफ से आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके लिए अपने आवास से पैदल चलकर राबड़ी देवी के आवास पर वो पहुंचे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं पहले से तेज थी और अब तेज प्रताप यादव ने अपने बयान से ऐसी चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है। जी हां, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार फिर से उनके साथ आने वाले हैं, तो उन्होंने इसका सीधे शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा इफ्तार के लिए उन्होंने सभी दलों के नेताओं को निमंत्रित किया था, ये एक सामाजिक शिष्टाचार है। तेजस्वी यादव का यह बयान उनके पुराने स्टैंड से थोड़ा हटकर जरूर है, क्योंकि ऐसे सवालों पर वो और उनकी पार्टी कहते रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। इधर तेज प्रताप यादव ने कहा कि चाचा नीतीश कुमार से उनकी बात हो गई है, जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि चाचा खुश हैं और पूरी रणनीति की जानकारी भी वो समय आने पर साझा कर देंगे। दरअसल इफ्तार पार्टी में तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार बिल्कुल करीब बैठे थे और इस दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों की मुलाकात के पीछे की असल वजह क्या है। और उधर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने बीते कल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उनके धर्मांतरण विरोधी टिप्पणी का मुकाबला करने वाले बयान पर फटकार लगाई है और कहा है कि वो केंद्र संगठन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करेंगे और ये भी कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली गोवा सरकार राज्य में कभी भी धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देगी। आपको बताते चले कि सीएम सावंत ने हाल ही में कहा था कि गोवा में धार्मिक रूपांतरण बढ़ रहे हैं और हाशिए के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के माइकल लोबो ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देकर समाज के एक वर्ग का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पीएफआई ने मेरे स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट किया, उन्होंने स्टेटमेंट करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो गोवा में समझो इस तरह से धर्म परिवर्तन होने लगा तो उसको विरोध होगा ही, उसको विरोध करेंगे ही। और गोवा में इस तरह से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा हम कभी नहीं देंगे। और पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो गोवा में अभी थोड़े से अपने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उनको बैन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अलगाववादी संगठन है और इस अलगाववादी संगठन को स्टॉप करने के लिए डेफिनेटली विल रिकमेंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि पीएफआई ने मेरे स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट किया, उन्होंने स्टेटमेंट करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो गोवा में समझो इस तरह से धर्म परिवर्तन होने लगा तो उसको विरोध होगा ही, उसको विरोध करेंगे ही। और गोवा में इस तरह से धर्म परिवर्तन को बढ़ावा हम कभी नहीं देंगे। और पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो गोवा में अभी थोड़े से अपने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उनको बैन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अलगाववादी संगठन है और इस अलगाववादी संगठन को स्टॉप करने के लिए डेफिनेटली विल रिकमेंड। बढ़ते आगे, सीएनजी और पीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सीएनजी पर 3 रुपए और पीएनजी पर 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 31 मार्च को भी इनके दाम बढ़े थे। आगरा के ग्रीन गैस लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विनय भारद्वाज ने बताया कि अब लोगों को 86 रुपए 53 पैसे प्रति किलोग्राम से सीएनजी और 47 रुपए एससीएम के भाव से ये लोगों को मिल पाएगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच सीएनजी और पीएनजी की भी महंगाई बढ़ गई है। सीएनजी पर 3 रुपए और पीएनजी पर 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। शनिवार की सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू होंगी। बीते 24 दिन की बात करें तो सीएनजी पर 14 रुपए 3 पैसे और पीएनजी पर 8 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इससे 22,000 वाहन स्वामियों और 51,000 पीएनजी उपभोक्ताओं का खर्च बढ़ गया है। ग्रीन गैस लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विनय भारद्वाज का कहना है कि सीएनजी की पहले कीमत 83 रुपए 53 पैसे प्रति किलोग्राम थी, अब इसके दाम 86 रुपए 53 पैसे प्रति किलोग्राम हो गए हैं। पीएनजी की बात करें तो 2 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 47 रुपए प्रति एससीएम हो गई है। इससे पहले 45 रुपए एससीएम थी। बीते महीने 30 मार्च को सीएनजी की कीमत 72 रुपए 50 पैसे और पीएनजी की कीमत 38 रुपए 50 पैसे थी।
महंगाई का दोहरा झटका एक बार फिर आम जनता को लगा है। आपको याद दिला दें कि बीते दिनों टैक्सी चालकों और ऑटो चालकों की तरफ से हड़ताल भी की गई थी 2 दिन की, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि टैक्स को कम किया जाए या फिर सीएनजी के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो किराया भी बढ़ा नहीं पा रहे हैं और लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जिसका जो नुकसान है वो टैक्सी चालक या फिर ऑटो चालकों को हो रहा है। हालांकि उन्होंने अपनी हड़ताल को फिलहाल के लिए स्थगित किया ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी खत्म हो, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो इस हड़ताल को एक बार फिर से करेंगे। लेकिन ऐसे में सीएनजी 3 रुपए और पीएनजी 2 रुपए एक बार फिर महंगी हुई है, जिससे कि उनकी समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो जिस तरह से पहले ही कह दिया गया था कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है दिल्ली में, और क्योंकि अगर हम बात दिल्ली की करें तो यहां पर यह हड़ताल की गई थी और लोगों का यही कहना था, टैक्सी चालकों का, ऑटो चालकों का, कि अगर यूं ही दाम बढ़ते रहे तो उनकी परेशानी का समाधान हो नहीं पाएगा और एक बार फिर वो हड़ताल करने को मजबूर होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।